बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो रिलीफ पढ़े थे जो स्पेसिफिक रिलीफ में जिनका जिक्र है। वो रेमडीज़ हमने पढ़ी थी जिनकी बिना पर हम मुख्तलिफ दावाजात सिविल कोर्ट में दायर करते हैं कि कौन कौन से रिलीफ, कौन कौन सी दाद रस्सियाँ, कौन कौन सी चाराजोई हम अदालत से मांग सकते हैं। आज हम वही चाराजोई जो पहले पिछले लेक्चर में हमने जिनके बारे में डिस्कस किया था, उसमें से एक है डेक्लरेटरी सूट। चैप्टर नंबर 5 है डेक्लरेटरी सूट। ये आज का हमारा टॉपिक डेक्लरेटरी सूट के बारे में है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डेक्लरेटरी सूट क्या है। एक बात जहन में रखिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जितनी भी रेमडीज़ हैं वो तमाम की तमाम इक्विटेबल हैं, यानी कोर्ट ने दोनों फ्रीकैन को एक ही नुक्ता नज़र से देखते हुए बगैर किसी इम्तियाज़ के उनके केस को परखना होता है, उनके सुनना होता है। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि फ़लाँ आदमी गरीब है या फ़लाँ अमीर है तो मैं इस बना पर उसको दाद रसी दूँगी। बोथ द पार्टीज आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। अब डेक्लरेटरी, जैसा कि डेक्लरेटरी लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन आपको आता है, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेक्लरेटरी सूट। वजाहत भी करें और इसकी तारीफ भी करें। व्हाट इज इट्स प्रोविजो, एक्सप्लेन इट विद इलस्ट्रेशन, मसालें देकर, एग्जाम्पल देकर इसको बयान करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेक्लरेटरी सूट, आप इसके बारे में क्या समझते हैं। डिस्कस अपॉन दो सिचुएशन इन विच डेक्लरेटरी सूट कैन नॉट बी फाइल्ड, और वो हालात होता है जब ये दायर नहीं किया जा सकता। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड व्हाट आर एसेंशियल कंडीशन फॉर मेंटेनिंग ए डेक्लरेटरी सूट। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें पांच शराइत उसकी लाजमी होती हैं, उसके लवाजमात लाजमी होते हैं, उनके बगैर वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह डेक्लरेटरी सूट जब दायर करेंगे तो उसके लिए क्या शराइत है वो भी आपने बतानी है। अब सबसे पहले डेक्लरेशन में, इसको डेक्लरेशन भी कहते हैं, डेक्लरेशन का मतलब होता है इस्तकरारे, ऐलान करना, बयान करना, इजहार करना, राइट हक, इस्तकरारे हक, तकरारिया दावा। सूट मीन दावा, जैसे कि मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था। और ये रेमडी सिविल नेचर की होती है। यानी दीवानी नोयत की ये रेमडी है। आप सिविल कोर्ट में रिज्यू करते हैं। दो तरह की ज़्यादा कोर्ट होती हैं, वैसे तो फैमिली कोर्ट और मेन होती हैं सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट है, आपने इसमें सिविल कोर्ट से रिव्यू करना है कि ये हमारा दावा है, ये मेरा मौक़िफ़ है। अब इंट्रोडक्शन में लिखता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड सेवरल काइंड ऑफ सूट। ये वाला जो आपकी बुक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें मुख्तलिफ किस्म के दावाजात की किस्में लिखी हुई हैं। फ़लाँ नैयत का आप दावा दायर कर सकते हैं। थ्रू दीज काइंड ऑफ सूट अफेक्टेड पर्सन जो मुतासरा फरीक है, कैन अवेल इक्विटेबल रेमडी, तो वो बराबरी की बिना पर, मसावात की बिना पर एक चाराजोई हासिल कर सकता है, उसके लिए मुहैया की जाती है। दीज इक्विटेबल रेमडीज आर ग्रांटेड फॉर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हमें कई फंडामेंटल राइट देता है, उसमें मौजूद है, उसमें प्राप्ति का राइट मौजूद है, स्पीच का राइट मौजूद है, इंडिपेंडेंस आज़ादी का राइट मौजूद है, मदद सिक्योरिटी करने का राइट मौजूद है, एजुकेशन का राइट मौजूद है, अप्राप्ति का राइट भी उसमें मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो
राइट फंडामेंटल राइट है। अगर उस फंडामेंटल राइट में आपके पास कोई प्रॉपर्टी या दूसरा शख्स कोई मुदाखलत करता है तो ज़ाहिर है आप कहेंगे ये तो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। उसके लिए मुख्तलिफ नौयत की रेमडीज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी गई हैं कि आप किस नौयत की रेमडी अचीव कर सकते हैं, कौन सी रेमडी आपके लिए अवेलेबल है। अब वो सिविल राइट, ये सिविल दीवानी नौयत का दावा है। सिविल राइट में आपके कोई दीवानी हकूक़ में कोई शख्स आपके मुदाखलत करेगा तो आप उसके खिलाफ ये रेमडी अचीव करेंगे। इसीलिए उसने लिखा है दीज इक्विटेबल रेमडीज आर ग्रांटेड फॉर पर्पस, किस मकसद के लिए ग्रांट की जाती है, ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल, किसी फर्द के सिविल राइट दीवानी नौयत है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग ए पेनल लॉ। पाकिस्तान पेनल लॉ पढ़ते हैं पीपीसी, उसका मतलब पैनल का मतलब होता है तज़ीर सज़ा देना। इसमें सज़ा का आंसर नहीं है, इसमें राइट को इन्फोर्स करवाना होता है। आपके जो वो राइट जिनके ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, आप उसके राइट, उस डिस्प्यूटर राइट को, उस मतनाज़ा राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं कि जनाब ये मेरा राइट है, फलां शख्स ये बदाखलत कर रहा है या ये काम कर रहा है, तो लिहाजा मेरे इस राइट के बारे में डिक्लेयर करें कि आई एम द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, के मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, या आई हैव एंटाइटलमेंट ओवर दैट प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर हक है। दैट पर्सन हैज़ नो एनी कंसर्न विद माई प्रॉपर्टी, इस शख्स का मेरी प्रॉपर्टी से किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं। इसलिए वो कहता है कि सिविल राइट को इन्फोर्स करवाता है पैनल। सिविल लॉ किसी को पैनल सज़ा नहीं देता। क्रिमिनल लॉ जो आपका होता है, पाकिस्तान पैनल को, पाकिस्तान तज़ीरात पाकिस्तान तज़ीर का मतलब ही होता है सज़ा देना। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें पैनल लॉ नहीं है, इसमें सिर्फ सिविल राइट को एनफोर्स करवाना होता है। अब जनाब आगे डेफिनेशन है। डेफिनेशन पॉइंट नंबर 2 पे लिखी हुई है, इसको आपने गौर से इसको समझना है। अगर ये डेफिनेशन आपके जहन में बैठ गई तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको याद है, क्योंकि डेफिनेशन में भी वही पॉइंट है जिनको आगे बार बार एक्सप्लेन किया गया। और ये सेक्शन, इसमें सेक्शन इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। इसके लिए जो सेक्शन है वो 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो डिक्लेरेटरी सूट को डील करता है। इसमें डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है कि आप अपने हक के लिए क्या कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिक्लेरेटरी सूट आर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, अदालत की मर्जी, डिस्क्रिशन कहते हैं। एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस, आप अपने स्टेटस को डिक्लेयर करवा सकते हैं। और राइट, अपने हकूक़ को इन्फोर्स करवा सकते हैं। आर प्रोविजन लाइंग अंडर सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, या सेक्शन 42 के तहत जो उसमें कानून बताए गए हैं उनके लिए आप कोर्ट से कर सकते हैं, यानी राइट के लिए और स्टेटस के लिए। बाद पुराने ज़माने में अब भी कई डिस्प्यूट मौजूद हैं, वो बाद लोग किसी के बारे में कह देते हैं ये तो उसका बेटा नहीं है, तो उसके स्टेटस से इनकार कर देते हैं। वारसान को जायदाद से महरूम करने के लिए उनके रिश्ते से इनकार कर देते हैं कि ये वारिस ना बने, ये तो है नहीं, ये इसका शख्स किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं, तो स्टेटस से इनकार कर दिया गया। अब यहाँ पर स्टेटस और राइट की बात हो रही है। बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। डिक्लेरेटरी सूट कैन बी डिफाइंड एज दैट काइंड ऑफ सूट, ये भी सूट दावे की एक किस्म है, विच इज़ फाइल्ड अगेंस्ट ए पर्सन। सबसे पहले आप काइंड ऑफ सूट के ऊपर नंबर 1 का पॉइंट लगा लें। काइंड ऑफ सूट नंबर 1 पॉइंट है कि ये दावे की एक किस्म है। उसके बाद विच इज़ फाइल्ड अगेंस्ट ए पर्सन, अगेंस्ट ए पर्सन के ऊपर नंबर 2 का पॉइंट लगाएं कि ये किसी आदमी के खिलाफ होता है, पर्सन के खिलाफ होता है। अब पर्सन से मराद शख्स है। शख्स की डेफिनेशन आप इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ी होगी। शख्स की डेफिनेशन में एक बॉडी भी आती है, एक कंपनी भी आती है, कॉर्पोरेशन भी आती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। यानी शख्स की डेफिनेशन में हम किसी सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं लाते हैं,
उसमें कॉर्पोरेशन बॉडी वगैरह, उसमें पूरी तफसील मौजूद है, उसको हम पर्सन कहेंगे। अगर कंपनी के खिलाफ भी ये दावा तैयार हो सकता है, इसलिए अगेंस्ट ए पर्सन। नंबर 2 पॉइंट आ गया, हाउ इज डिनाइंग। डिनाइंग के ऊपर तीसरा पॉइंट लगाएं, कौन शख्स किसके खिलाफ, जिसने इनकार, जो इनकार कर रहा है। डिनाइंग कहते हैं इनकार करना। आर इंटरेस्टेड टू डिनाई, पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्टेड टू डिनाई, यहाँ इनकार करने में दिलचस्पी रखता है। किस चीज़ का इनकार कर रहा है? लीगल करैक्टर, आपके कानूनी किरदार का। आप कहते हैं मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता, इसका मतलब मैंने इनकार कर दी, ठीक है। या मैं इनकार करने में दिलचस्पी रखता हूँ, आपके लीगल करैक्टर से इनकार किया ना। आर लीगल राइट, पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ कानूनी हक से इनकार करता है या इनकार करने में दिलचस्पी रखता है, उसके खिलाफ ये दावा दायर होना है। अब लीगल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, उस शख्स की जायदाद से इनकार कर देता है। आप कहते हैं मेरे पास मकान है, मैं कहता हूँ आपके पास कोई मकान नहीं। आप कहते हैं ये कॉलेज मेरा, मैं कहता हूँ ये कॉलेज नहीं है आपका। आप कहते हैं ये बुक मेरी है, मैं कहता हूँ ये बुक आपकी नहीं है। इट्स मीन डिनाई, इनकार करना। जब कोई शख्स किसी शख्स के हक से इनकार करता है तो वो हक उसका मुतनाज़ा हो जाता है, फिर उसको कोर्ट में जाकर वहाँ से डिक्लेरेटरी डिग्री लेनी पड़ती है। वो वहाँ पर तमाम अपना केस साबित करता है, कोर्ट उसके बारे में डिक्लेयर करके उसका राइट मुतय्यन कर देती है कि दैट पर्सन इज द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब जनाब आ गया इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। दैट पर्सन के ऊपर लगाएं 7 पॉइंट। ऊपर वाला पर्सन वो था जिसके खिलाफ दावा दायर होना है, ये वाला पर्सन वो है जो अफेक्टेड पर्सन है, मुतासर अफरीक है, जिसने दावा दायर करना। ही इज़ द प्लेंटिफ और दैट इज़ द डिफेंडेंट। वो डिफेंडेंट है और ये प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मैंने आपको बताया। प्लेंटिफ दावा दायर करने वाला, ए पर्सन हु फाइल द सूट, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्लेंटिफ। ए पर्सन अगेंस्ट होम सूट हैज बीन फाइल्ड, वो शख्स जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिफेंडेंट, यानी दफा करने वाला। हाँ जनाब, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, हाउ सू, मैंने आपको सूट और सू 2 लफ्ज़ लिखवाए थे। सूट का मतलब होता है दावा और सू का मतलब होता है दावा दायर करना। वो शख्स दैट पर्सन हाउ सू, जो दावा दायर करता है एंड क्लेम, और अपना हक मांगता है। नॉट ओनली डिक्लेरेशन, वो ना सिर्फ अपना डिक्लेरेशन का हक मांग सकता है, किससे मुतल्लिका, रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ हिज हार्ट लीगल करैक्टर, अपने लीगल करैक्टर राइट से मुतल्लिका मांग सकता है। बट आल्सो, उसको मज़ीद कोर्ट क्या दे रही है, बट आल्सो क्लेम, और वो मज़ीद मांग सकता है कोर्ट से अदर कंसिक्वेंशियल रिलीफ। कंसिक्वेंशियल रिलीफ, कंसिक्वेंशियल कहते हैं नतीजे के तौर पर। ये पॉइंट नंबर 8 है। कंसिक्वेंशियल रिलीफ, नतीजे के तौर पर। अब जनाब यहाँ तक कहानी कुछ समझ आई। पॉइंट नंबर 1 में उसने कहा कि काइंड ऑफ सूट है। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया ये किसी शख्स के खिलाफ दायर होता है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया उस शख्स के खिलाफ जो इनकार करता है। पॉइंट नंबर 4 में या वो इनकार करने में दिलचस्पी रखता है, किस चीज़ का, लीगल करैक्टर, किसी कानूनी किरदार से इनकार करने में, या लीगल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी से मुतल्लिका किस शख्स ऑफ दैट पर्सन, उस शख्स की हाउ सू जो दावा दायर करता है एंड क्लेम और मौक़िफ़ इख्तियार करता है। और नॉट ओनली डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ हिज लीगल करैक्टर और राइट बट आल्सो क्लेम अदर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, बल्कि वो नतीजे के तौर पर भी कुछ रिलीफ मांग सकता है। इसकी एग्जाम्पल ये है, आपके पास आपके मकान की रजिस्ट्री है, एक और बंदे के पास भी आपके मकान की रजिस्ट्री है। ऐसा हमारे माशरे में होगा। अब आप ये बात तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि मेरे राइट से, मेरी ओनरशिप से ऑटोमेटिक इनकार हो गया। जब किसी बंदे के पास रजिस्ट्री है, इट्स मीन आपके राइट से इनकार हो गया। अब आप डिक्लेरेशन के लिए भी जाएंगे और उसके डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने के लिए भी जाएंगे।
कहेंगे ना कि इसकी जनाब रजिस्ट्री भी कैंसिल करें, मेरे राइट के बारे में डिक्लेयर कर दें और इसकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दें। अब जब आप डिक्लेरेशन मांगे तो कंसिक्वेंशियल लीग के तौर पर एक तो जनाब मेरे राइट को डिक्लेयर कर दें, दूसरा कंसिक्वेंशियल नतीजे के तौर पर मेरे राइट को डिक्लेयर करते हुए इसकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दें। ये है कंसिक्वेंशियल लीग। इसी तरह आपने देखा अगर आपके पास कब्जा भी नहीं है तो आप तीनों रिलीफ मांग सकते हैं, जनाब डिक्लेयर भी मुझे करें, इसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल करें और नतीजे के तौर पर कब्जा भी मुझे लेके दें। ठीक है, ये है कंसिक्वेंशियल लीग। अब जनाब दावा आपने दायर कर दिया, ये तमाम उसमें क्वाइफ बताए गए हैं, ये चीज़ें आपने पूरी की, आपने कहा कि ये है तो जनाब मुझे ये सिविल रेमडी चाहिए। अब जनाब इन सच सूट तो इस दावे में कोर्ट कैन अदालत कर सकती है इन इट्स डिस्क्रिशन। पॉइंट नंबर 9 है डिस्क्रिशन। सिविल रेमडीज में हमेशा जहन में रखिएगा, आप पूरा केस भी साबित कर दें तो बाद कोर्ट आपका दावा खारिज कर देती है, क्योंकि इसमें बाद नुक्ते इस तरह के होते हैं जिनको पूरा करना लाजमी होता है। मतलब आपने कोर्ट में जाना था 1 साल के अंदर, आप चले गए 2 साल के अंदर, आपका केस पूरा मजबूत था, लेकिन आप उस लिमिटेशन यानी वक्त गुजरने की वजह से आपका केस खारिज भी हो सकता है। इसलिए ये डिस्क्रिशनरी तमाम जितने हमने रेमडीज उस दिन डिस्कस की हैं, डिस्क्रिशनरी भी हैं, सिविल भी हैं, इक्विटेबल ही हैं। कोर्ट पूरा केस सुनने के बाद अदालत इख्तियार रखती है, आपका केस खारिज कर सकती है। तो इन सच सूट कोर्ट कैन इन इट्स डिस्क्रिशन अपनी मर्जी के मुताबिक मेक ए डिक्लेरेशन, अपनी स्वाधीन के मुताबिक डिक्लेरेशन दे सकती है दैट प्लेंटिफ ऑफ यानी मदई ऑफ डिक्लेरेटरी सूट तकरारिया दावे का जो मदई है इज इंटाइटल, ये हक रखता है टू सच लीगल राइट। कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि इसका राइट बनता है, इसका लीगल करेक्टर बनता है। और आगे क्या है, एंड प्लेंटिफ डज नॉट नीड आस्क फॉर एनी अदर फर्दर रिलीफ इन सच सूट, और मदई को देकर कोई रिलीफ उसमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब कंसिक्वेंशियल रिलीफ के तौर पर आप हर चीज़ मांग सकते हैं जो आपको चाहिए, जो आपको दरकार है। ये जनाब इसकी कहानी है। ये वाला पैरा, सिर्फ ये वाला पैरा अगर आप समझ गए हैं ठीक है, नहीं समझे दोबारा से मैं समझा देता हूँ। अगर ये पैरा आता है तो तमाम आगे जितना इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब जनाब ये है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपने देखा काइंड ऑफ सूट को देखा, किसी शख्स के खिलाफ ये दावा दायर करते हैं जो इनकार करता है या इनकार करने में दिलचस्पी रखता है आपके लीगल राइट या लीगल करैक्टर से मुतल्लिका, प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, और आप दावा दायर कर देते हैं और कोर्ट आपको उसमें कंसिक्वेंशियल रिलीफ भी दे सकते हैं और कोर्ट की मर्जी है। अब पॉइंट नंबर 3 है इलस्ट्रेशन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसमें है राइट ऑफ क्रॉस लैंड, राइट ऑफ वे क्रॉस लैंड। आपने देखा पुराने जो अभी गांव में लोग जो है वो खेत में से गुजरने का रास्ता बना लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल देने लगा है। बशीर इज लिखा है, बशीर की एग्जाम्पल है, बशीर इज लॉफुली इन पोजेशन। बशीर कानूनी तौर पर काबिज है ऑफ सर्टन लैंड, एक मखसूस ज़मीन पर, बट इनहेबिटेंट, लेकिन बशिंदे ऑफ नेबरिंग विलेज, साइड वाले गांव के जो बशिंदे हैं, क्लेम ए राइट ऑफ वे, वो क्लेम कर देते हैं, मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं कि हमारा इस ज़मीन के ऊपर गुजरने का रास्ता मौजूद है। क्लेम ए राइट ऑफ वे अक्रॉस द लैंड। इन दिस केस, इस मुकदमे में बशीर कैन फाइल ए डिक्लेरेटरी सूट, बशीर दावा दायर करेगा इस्तकरार हक़ का दैट इनहेबिटेंट आर नॉट एंटाइटल्ड टू सच, कि इन बशिंदों का इसमें से गुजरने का कोई राइट नहीं। क्योंकि जब हमने इस एग्जाम्पल के शुरू में पढ़ा कि बशीर इज़ लॉफुली इन पोजेशन, कि बशीर उस पूरे खेत का मालिक है। अगर तो रेवेन्यू कार्ड में या जो रिकॉर्ड मौजूद है पर उसमें लिखा हो कि बशीर के खेत में से इनहेबिटेंट का राइट मौजूद है, फिर तो बशीर उसका फुली मालिक नहीं है।
अगर ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा तो फिर बशीर उनको रोक सकता। उन्होंने इनकार किया, बशीर ने दावा दायर किया, दावे में जज साहब ने लिखा कि उनका राइट मौजूद नहीं है, बशीर फुली तौर पर उसका ऑनर है, उस प्रॉपर्टी का डेक्लरेटरी सूट बशीर के हक में चला। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल है एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मुंतकिल करना। प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स को जो मुंतकिल की जाती है उसको एलिनेशन कहते हैं, मुंतकली या इंतकाल। इंतकाल का मतलब यही होता है कि एक चीज़ का दूसरी जगह चले जाना, या एक प्रॉपर्टी का एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम जाना, इसको इंतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखता है बशीर डज नॉट ओन कहते हैं मालिक, बशीर मालिक नहीं है, बट ओनली पोजेस, सिर्फ उसके पास कब्जा है, ए सर्टन लैंड, ए मखसूस जायदाद। अब द रियलिटी इज दैट, हकीकत ये है, अहमद इज रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का असल मालिक अहमद है, बशीर नहीं है, सिर्फ बशीर के पास कब्जा है। बट बशीर एलिनेट द प्रॉपर्टी, लेकिन बशीर प्रॉपर्टी मुंतकिल कर देता है इन फेवर ऑफ मनीर, मनीर के नाम पर। आप समझ रहे हैं, बशीर का उस प्रॉपर्टी सिर्फ बशीर के कब्जे में प्रॉपर्टी है, बशीर उसका मालिक नहीं, लेकिन बशीर बददयानती से उस प्रॉपर्टी को मनीर को मुंतकिल कर देता है जो कि अहमद की मिल्कियत है। इन दिस केस, इस मुकदमे में अहमद कैन फाइल ए सूट, अहमद कैन फाइल ए डेक्लरेटरी सूट अगेंस्ट सच एलिनेशन। तो अहमद इस इंतकाल के खिलाफ डेक्लरेटरी दावा दायर करेगा कि ये जनाब धोखे से डेक्लरेशन भी मांगेगा, और साथ में आगे जो रजिस्ट्री वगैरह हुई है उसको भी कॉन्सिक्वेंशियल लीव के तौर पर रिक्वेस्ट करेगा कि उसको कैंसिल कर दिया जाए, वो रजिस्ट्री इलीगल है। ये दो एग्जाम्पल इसमें दी गई हैं डेक्लरेटरी सूट की। और जनाब एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन वही मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पैरा जो पहला हमने पढ़ा है वही आगे मजीद उसको एक्सप्लेन उसने करते जाना है। एक्सप्लेनेशन में पॉइंट नंबर 1 के नाम लिखा हुआ है, बार टू डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड रिगार्डिंग डेक्लरेशन ऑफ स्टेटस आर राइट। बार कहते हैं मना या रुकावट, ममानत, ममनू करार देना, कि अदालत डेक्लरेशन स्टेटस या राइट की डेक्लरेशन के बारे में इनकार कर सकती है, रुकावट बन सकती है। तब डेक्लरेटरी सूट इज नॉट मेंटेनेबल है, आप डेक्लरेशन का दावा नहीं दायर कर सकते इन दैट सिचुएशन, उस सूरत हाल में वेयर ए प्लेंटिफ इज एबल टू सीक फर्दरली। बात का ये होता है कि यहाँ कौंसल गलती कर देता है, यहाँ सैल जानबूझ के गलती करवा देता है। मदई दावा दायर करने जाता है, अब समझिए उसने कब्जे का सिर्फ दावा दायर करना है, वो कब्जे की दावे की बजाय वो डेक्लरेशन का दावा दायर कर देता है। जब आपने केस आपके पास अल्लाह ताला आपको में जब आप लायर आपके पास केस आएगा, आपने पूरी जांच पड़ताल के बाद देखना है कि मैंने कौन सा रिलीफ कोर्ट से मांगना है, कोर्ट में मैंने किस चीज़ का दावा दायर करना है। ये नहीं देखना कि केस आ गया मैं इसको लिहाजा क्या मैंने इसमें पोजेशन के लिए, कब्जे के लिए करना है, रिकवरी पोजेशन के लिए मैंने इंजंक्शन में इम्तनाई यानी स्टे लेना है, या मैंने डेक्लरेशन का करना है, या मैंने किसी डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने के लिए करना है। अब ये होता है कि बाद औक़ात दावा किसी और चीज़ का दायर करना होता है, अगर दायर कोई और कर देते हैं। अब हम यहाँ पर वो यही कहना चाहता है कि अगर डेक्लरेशन का दावा नहीं बनता, लेकिन अगर आप दायर कर देते हैं तो आपका वो दावा मेंटेनेबल नहीं होगा, खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि जज लिखेगा कि इसके पास दीगर रेमेडी मौजूद है, अवेलेबल है, ये वही हासिल है। यही वो कहता है। Declaratory suit is not maintainable in that situation where a plaintiff is able to seek further relief. It reveal, इससे ज़ाहिर होता है a kind of bar यानी रुकावट has also been provided against discretion of court regarding declaration of status or right as far as declaratory suit is concerned। ये आ गया कि जब आपका दावा मेंटेनेबल नहीं हो, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, अदालत की मर्जी, अदालत की स्वाबिद एज पर डेक्लरेटरी इज कंसर्न, कोर्ट पोजेस कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है डेक्लरेशन टू प्रोनाउंस, ऐलान करे अथॉरिटेटिव जजमेंट रिगार्डिंग ए पर्सन प्रॉपर्टी पर्सन राइट टू प्रॉपर्टी और हिज हर स्टेटस। यानी अदालत की मर्जी है, स्वाबिद है कि उसके बारे में अथॉरिटेटिव जजमेंट यानी एक मजाज फैसला,
मजाज से मुराद है कि वो शख्स जिसके पास अख्तियार हासिल हो फैसला करने का, तो वो ऑफिसर जिसके पास अख्तियार हासिल हो उसको हम अथॉरिटी कहते हैं, अथॉरिटेटिव जजमेंट होती है, जो फैसला अनाउंस करता है उसको हम अथॉरिटेटिव जजमेंट कहते हैं। अब अगला पॉइंट है जनाब इक्विटेबल रिलीफ। इक्विटेबल रिलीफ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसमें तमाम रिलीफ इक्विटेबल है। कुछ हेडिंग ऐसी हैं जो हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी। सिविल कोर्ट में रिव्यू करना, सिविल राइट के लिए रिव्यू करना, इक्विटेबल रिलीफ मांगना, ये तमाम इसमें ये इस हर रिलीफ के बारे में ऐसा ही इसमें है, यानी इक्विटेबल रिलीफ है। रिगार्डिंग डेक्लेरेटरी सूट कोर्ट पोजेस ज्यूरिडिक्शन टू प्रोवाइड इक्विटेबल रिलीफ। ज्यूरिडिक्शन कहते हैं दायरा अख्तियार को, जिस जज के पास अख्तियार हो सिर्फ वही उसके अख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ डेक्लेरेटरी सूट। डेक्लेरेटरी सूट कैन बी फाइल्ड बाय पर्सन, देखिए वही लफ्ज़ है, हु हैज़ एनी लीगल करेक्टर, जिसके पास कोई लीगल करेक्टर मौजूद हो, आर राइट टू एनी प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी से मतलब कोई राइट रखता हो, एंड कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ए पर्सन, और उस शख्स के खिलाफ होगा, हु इज डिनाइंग, जो इनकार कर रहा है, और इज इंटरेस्टेड टू डिनाई, या इनकार करने में दिलचस्पी रखता है, टाइटल ऑफ एनी लीगल करेक्टर राइट ऑफ अदर पर्सन टू प्रॉपर्टी। ये वही अल्फाज है। डिक्लेरेशन का दावा आप कौन दायर कर सकता है, किसके खिलाफ हो सकता है, ये उसने यहाँ फिर दोबारा बता दिया। अब बेसिक फिलासफी आगे लगते हैं। बेसिक फिलासफी विच वर्क बिहाइंड डेक्लेरेटरी सूट इज दैट ए पर्सन हाउ स्टेटस आर लीगल करेक्टर टू सम प्रॉपर्टी हैज बीन डिनाइड is entitled to remedy, especially when such status or legal character is being denied। जब उसके राइट से इनकार हो तो फिर वो कोर्ट में जाएगा। और ये जो पीछे उसने बात लिखी है कि कौन जा सकता है, वही शख्स जा सकता है जिसका लीगल करैक्टर डैमेज हो, उसकी कोई वायलेशन करे, दूसरा पर्सन उसके राइट की वायलेशन करे या उसके लीगल राइट की वायलेशन करे, ना कि उसका बेटा, ना कि उसका दादा, ना कि जिसके पास अख्तियार होगा वही जाएगा, जिसके राइट डैमेज होंगे वही जाएगा। कोई तीसरा बंदा उसमें कोर्ट में नहीं जा सकता, ना ही किसी तीसरे बंदे के खिलाफ ये दावा दायर हो सकता है। अफेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। अफेक्टेड पर्सन में हमेशा वही शख्स आता है जो जिसके राइट की वायलेशन होती है, लेकिन अफेक्टेड पर्सन अगर किसी को अपनी तरफ से अथॉरिटी दे देता तो वो जा भी सकता है, और जो जिसको अथॉरिटी दी जाती है उसके खिलाफ भी दावा दायर हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि इतना काफ़ी है तो यहाँ तक ही ओके है। अगर आप समझते हैं तो आगे एसेंशियल कंडीशन फॉर मेंटेनिंग डेक्लेरेटरी सूट पढ़ लेते हैं। काफ़ी है।